जय हिंद एवरीवन। आप हैं डिफेंस स्टाफ के यूट्यूब चैनल पे और आज हम कवर करने जा रहे हैं जून 2024 के पार्ट 1 के करंट अफेयर्स। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने डेली क्विज की जो सीरीज है वो भी स्टार्ट कर दी है। ये जो डेली क्विजेस हैं ये हमारे इन्हीं करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगी जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, और इनकी शीट्स जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है। ठीक है। या तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके चेक कीजिए या फिर सीडीएस ड्राइव पे जाके कीजिए। ये वीकली और मंथली शीट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। डेली क्विजेस हमने स्टार्ट कर दिए, आप इन क्विजेस को भी जाके अटेंड कर सकते हैं और इनहेंस करते हैं अपनी प्रिपरेशन। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, वी स्ट्रिक्टली नीड दिस। और अब चलो भाई, अब स्टार्ट कर। ठीक है। सबसे पहला करंट अफेयर हमारे सामने जो है दैट इज आरबीआई अनवेल स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान फॉर 2024 से लेके 2025 फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी INR। तो आरबीआई ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट जारी की थी, एनुअल रिपोर्ट फॉर 2023 से लेके 2024, इसमें एक एक्शन प्लान के बारे में हाईलाइट किया था ताकि INR यानी कि जो रुपए है उसके इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। है ना। मतलब इंटरनेशनलाइजेशन होता है क्या है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि इंडिया से बाहर आप क्या करते हैं, परमिशन देना। ठीक है। परमिट किया जाता है आपका कि भाई आप INR जो अकाउंट्स हैं उनको इंडिया से बाहर खोल सकते हैं। भाई कौन खोल सकता है? ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर रह रहे हो, है ना, द रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया, जिनको हम PROI बोलते हैं, पर्सन्स रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया, ये कर सकते हैं। और INR की जो लैंडिंग है वो आपकी इंडियन बैंक्स के द्वारा PROI को की जा सकती है। इसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आपके स्पेशल SNRR यानी कि स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी, और उसके साथ साथ स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, ये क्वेश्चन आपका इस बार CDS में आया था, है ना, इनके द्वारा किया जा सकता है। तो हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी की बात कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब होता है कि रुपी जो है उसका इस्तेमाल हमें बढ़ा देना है इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है वो रुपी को एक मीडियम के तौर पे क्या करेंगी, के तौर पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी डॉलर्स हैं, अब कहीं भी डॉलर्स लेके चले जाइए भाई, हर कोई एक्सेप्ट करेगा। तो ये काम हमें रुपये के साथ भी करना है। तो एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट होने के लिए INR जो हमारा रुपए जो है उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में यूज करना पड़ेगा, इजीली कन्वर्टेबल करना पड़ेगा, है ना, और इसके साथ साथ स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स भी आ जाते हैं इससे, है ना, जैसे कि भाई डॉलर की जो डिमांड है ये कम हो जाती है, और इससे जो रुपए की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक। इसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होता है वो भी आपका इम्प्रूव होता है, और वो कम होता है, सॉरी, और कॉम्पिटिटिवनेस है वो आपकी इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, उनको होल्ड करने की जरूरत भी कम हो जाती है। और एक्सटर्नल शॉक्स जो रहते हैं, बाहरी इकोनॉमीज के जो शॉक्स होते हैं जो किसी और इकोनॉमी को क्या कर देते हैं, शॉक में डाल देते हैं, उससे भाई खतरा कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने अभी दो टर्म्स का यूज किया था, एक तो था SNRR अकाउंट और दूसरा किया था SRBA का। ठीक है। तो SNRR अकाउंट क्या होता है भाई हमारा, ये हमारा रहता है स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट। इसकी बात की जाए तो कोई भी इंसान जो इंडिया से बाहर आपका रह रहा हो, है ना, उसका रेसिडेंट हो, या फिर उसका क्या है एक स्पेसिफिक बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के अंदर हो कि भाई यहाँ पर मुझे अपना व्यापार जो है वो जमाना है, वो SNRR अकाउंट खोल सकता है। किस पर्पस के लिए? कि भाई उसको ट्रांजैक्शन जो है वो रुपीस के अंदर में करने हैं। तो SNRR अकाउंट जो है वो यूजुअली अलाउ किए जाते हैं स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि आप ट्रेड में करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो रहती है ECB, इन सब में किया जाता है। वही अगर हम SRVA अकाउंट की बात करें, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, है ना। तो ये जो आपके वॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं एक ऐसा अकाउंट होता है, सबसे पहले तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? वॉस्ट्रो अकाउंट आपका एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक बैंक्स हैं वो क्या बोलते हैं, फॉरेन बैंक्स का जो पैसा होता है वो डोमेस्टिक करेंसी में होल्ड करते हैं। जैसे कि इस केस में रुपी में होल्ड करें, किसी फॉरेन बैंक ने डोमेस्टिक बैंक में पैसा अपना जमा कराया है, वो रुपये के टर्म में वो होल्ड करेंगे। तो SRBA आपका एडिशनल अरेंजमेंट होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ,
जिसमें फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज को यूज किया जाता है और वो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, एसआरबी अकाउंट खोलने के लिए आपको आरबीआई की प्रायर परमिशन चाहिए होगी। फिर बात कर लेते हैं इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज डिप्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 डीपीआईआईटी। तो जो भाई हमारा डेटा रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उनके हिसाब से एफडीआई का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो रहा है वो इस पूरे टाइम पीरियड में यानी कि 2022 से लेके 2023 तक, और एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, 2023 से लेके 2024 का जो उसमें रहा है, इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, दैट इज अराउंड 3449%, इतना देखने को मिला है। ये टोटल हो जाता है 44.42 बिलियन, इतना वही हो जाता है। ठीक है, ये 3.49 आपका 2022-2023 के कंपैरिजन में कम हुआ है, इसमें डिप देखा है। कुछ और हाईलाइट्स की बात करें तो महाराष्ट्र जो है इनको सबसे हाईएस्ट एफडीआई मिला है, उसके बाद गुजरात आ जाता है, फिर कर्नाटक आ जाता है। ठीक है, टॉप सोर्स की बात करें तो भाई सिंगापुर इज द टॉप सोर्स। ठीक है, जो जहां से फॉरेन इनफ्लो हमारे देश में आ रहा है, उसके बाद में मॉरिशस आ जाता है, उसके बाद में आपका यूएसए आ जाता है। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज की बात करें एफडीआई इक्विटी इनफ्लो के लिए इंडिया के लिए सन 2000 से लेके 2024 यानी कि 24 सालों के लिए, तो वो हमारा सबसे पहला मॉरिशस आ जाता है, उसके बाद में सिंगापुर आ जाता है, फिर यूएसए आ जाता है, फिर नीदरलैंड एंड जापान। ठीक है, अब इसके साथ साथ हाईएस्ट एफडीआई कौन सी जगहों को मिला है, कौन से सेक्टर्स को मिला है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को सबसे ज्यादा मिला है, उसके बाद हमारा जो सर्विस सेक्टर होता है उसे मिला है, और उसके बाद जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनको सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है। टॉप 5 सेक्टर जिनको हाईएस्ट एफडीआई का इक्विटी इनफ्लो ये 24 सालों के लिए मिला है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सर्विसेज सेक्टर, उसके बाद अगेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद ट्रेडिंग आ जाती है, टेलीकम्युनिकेशंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम एफडीआई की बात करें तो आप सबको पता है एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। ये एक इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है जो कि किसी दूसरी कंट्री में बिलोंग करते हैं, ये किसी दूसरी कंट्री के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। ये कंट्री ए को बिलोंग कर रहा है, ये कंट्री बी को बिलोंग कर रहा है। तो डीपीआईआईटी जो हमारी है वो नोडल डिपार्टमेंट है एफडीआई पॉलिसी बनाने के लिए इंडिया में। एफडीआई 2 रूट से परमिट किया जाता है, एक तो है भाई हमारा ऑटोमेटिक रूट, यहाँ पर गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है ना, और दूसरा रहता है गवर्नमेंट रूट, यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होता है। इसके साथ साथ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और सर्टेन कंडीशंस जो रहती हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स की, ये सब एफडीआई के अंदर इंक्लूड की जाती है। एफडीआई को आप लॉटरी बिजनेस में नहीं ऑपरेट कर सकते, गैम्बलिंग और बैटिंग में नहीं कर सकते, चिट फंड्स में नहीं कर सकते, निधि कंपनी में नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह की चीजों में आप एफडीआई को ऑपरेट नहीं कर सकते। तीसरी हम बात करेंगे स्टैग्नेंट मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2023-2024, यानी कि रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया है कि भाई हमारे देश में मिलेट का प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं बढ़ा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। प्लस इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि एशिया का 80% और ग्लोबली पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो 20% मिलेट प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के हाथ में। मिलेट यानी कि क्या, मोटा अनाज, है ना। मोटा अनाज भाई हमारा मिलेट्स होते हैं, कोर्स ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, ये बोला भाई। तो 20% ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन जो है वो इंडिया का है, लेकिन वो पिछले कुछ सालों से स्टेगनेंट पोजीशन में आ चुका है, यानी कि वो बढ़ नहीं रहा। स्टेगनेंट मिलेट प्रोडक्शन के रीजंस क्या है? सबसे पहला ये कि भाई लेबर शॉर्टेज जो है वो हो रही है। ठीक है, लेबर शॉर्टेज हो रही है, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो है उनकी कमी हो रही है। इन दोनों रीजन्स की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी आ रही है। प्लस कंज्यूमर्स जो है उनकी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रही है ना, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बैक्ड जो प्रोक्योरमेंट स्कीम्स है वो आपकी फाइन सीरियल्स के लिए, यानी कि बाकी के भाई जो हमारे आ जाते हैं गेहूं और चावल वगैरह, उनके लिए वो डेवलप हो रही है। और इसके साथ साथ स्टोरेज इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। अब अगर हम मिलेट की बात करें तो मिलेट को श्री अन्न नाम से भी बुलाया जाता है, ये एक खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में इसको हम डालते हैं। ठीक है, मिलेट्स आपके मोटा अनाज के अंदर आते हैं, इसको खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में डालते हैं। ये फाइबर से बहुत ज्यादा मतलब कि युक्त होते हैं,
छोटे छोटे सीरियल ग्रेन्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं ग्रास फैमिली को। ग्रास में पर्टिकुलरली देखा जाए तो कोई सीए फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये न्यूट्री सीरियल्स की कैटेगरी में भी इनको डाला जाता है, यानी कि इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ मेजर मिलेट्स में आपके सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, ये सब पाए जाते हैं। माइनर मिलेट्स में आपके फॉक्सटेल, कुडू वगैरह ये सब पाए जाते हैं। काफी ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इनके अंदर, तकरीबन 7 से 12% तक प्रोटीन होता है। ठीक है। 2.5% जो है, सॉरी 2 से लेके 5% इनके अंदर फैट है, और 65 से लेके 75% तक कार्बोहाइड्रेट से 15 से 20% तक इनके अंदर डाइटरी फाइबर पाया जाता है। तो इंडिया की मिलेट प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, अगर हम सोरगम को हटा दें, तो वो आपकी चाइना, इथोपिया और रशिया से कम थी 2022 में। ठीक है। इंडिया के मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी एंड हरियाणा। इसके बारे में डिटेल्ड मैंने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो जाओ भाई ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देखो, एग्रीकल्चर वाला जो लेक्चर है उसमें अच्छे से समझा है। फिर बात करेंगे आईएमडी इंस्पेक्टिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस ड्यू टू अनयूजुअल हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड। तो AWS जो है भाई हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है ना, इन्होंने तकरीबन 52.9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है दिल्ली के मंगेशपुर स्टेशन में। ठीक है। और 56 डिग्री सेल्सियस आपका रिकॉर्ड किया गया है रामदास पैट में, ये आ जाता है नागपुर में। अब इन स्टेशंस की जो नियर बाई स्टेशन है वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है, तो इसकी वजह से रीडिंग्स के रॉन्ग होने का खतरा जो है वो पाया जा रहा है। ठीक है। अब हम AWS यानी कि ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की बात करें, तो इसको एक ऐसे मीटरोलॉजिकल स्टेशन के तौर पे डिफाइन किया जाता है जहां पर ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं और उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट भी किया जाता है। 4 तरह के सेंसर जो हैं वो आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है। नॉर्मल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए इसमें आपके विंड के सेंसर्स आ जाते हैं, टेम्परेचर की जो ह्यूमिडिटी है ये फैक्टर भी देखा जाता है। ठीक है। प्रेशर के जो सेंसर्स हैं वो भी देखे जाते हैं, और उसके साथ साथ रेनफॉल के सेंसर्स भी इसमें यूज किए जाते हैं। एयर टेम्परेचर जो भाई हमारी होती है उसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के द्वारा, जो कि डिग्री सेल्सियस में रीडिंग देता है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। अब AWS के साथ चैलेंजेस क्या है कि भाई एक सर्टेन टेम्परेचर के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद इनकी जो एक्यूरेसी है वो अनरिलायबल हो जाती है। सेंसर्स का कैलिब्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, जो कि जर्नली लोकल टेक्नीशियंस या फिर जो ऑपरेटिंग करने वाले लोग हैं कई बार गलत कर देते हैं। इम्प्रॉपर प्लेसमेंट भी AWS का रहता है कि भाई आप इनको कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पे रख देंगे तो वही वहां पर क्या होता है, ज्यादा हीट एमिट होती है। ठीक है। और रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं होता है। इसके साथ साथ कुछ और हीट मेजरिंग डिवाइस आ जाते हैं, लाइक हाई टेम्परेचर्स अगर हमें मेजर करना होता है तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। आप एक थर्मोमीटर को स्टीवेंसन स्क्रीन पे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। ये एक वुडन इंक्लोजर होता है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ बॉक्स टाइप का रहता है, जिसके द्वारा मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बचाया जाता है प्रेसिपिटेशन से। ठीक है। इसके साथ साथ डायरेक्ट जो हीट रेडिएशन आती है उनसे भी बचाया जाता है, जबकि इनके आसपास एयर का सर्कुलेशन होने दिया जाता है जिससे ये टेम्परेचर को मेजर कर ले। अब हम IMD की बात नहीं करना है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में किया गया था। ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी आ जाती है मेट्रोलॉजी से रिलेटेड सारे मैटर्स के लिए और उससे जुड़े हुए जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इसको कंट्रोल करती है, नोडल मिनिस्ट्री है। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में आ जाता है और इसके 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर भी आ जाते। फिर हम बात करेंगे लिविंग विल की। तो हाई कोर्ट जज जो हैं वो पहले बने हैं, गोवा के एक हाई कोर्ट जज हैं, वो फर्स्ट बने हैं जिन्होंने अपनी लिविंग विल जो है वो रजिस्टर कराई। लिविंग विल का मतलब होता है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। क्या आ जाता है भाई इसमें कंसेप्ट? इसका मतलब होता है एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कोई भी इंसान यूज कर रहा है कि भाई अपनी एक्सप्लिसिट क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एडवांस में कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो उसका किस तरीके से किया जाएगा अगर इन फ्यूचर ये बंदा आपका इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, यानी कि शरीर से अक्षम हो जाएगा
या कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, फॉर एग्जांपल कोमा जैसी स्थिति में चला गया जिसमें कुछ पता ही नहीं सकता है, तो उस सिचुएशन के लिए उसने विल जो है अपनी वो ऑलरेडी दे दी है। ये वॉलेंटरीली दी जाती है, ठीक है, एग्जीक्यूटेड वॉलेंट्री की जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज, एक केस है भाई हमारा, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR 2018, इस केस में कहा था कि कोई भी पर्सन जो आपका वेजिटेटिव स्टेट में होता है, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब जो कोमा जैसी सिचुएशन में होता है, जो जनरली कुछ बोल नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता, कुछ खासकर महसूस नहीं कर सकता, है ना, उसको क्या है, उसको पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। ठीक है, पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है, यानी कि लाइफ सपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट हटाया जा सकता है। ऐसा इंसान को अपनी एक लिविंग विल पहले ही जनरेट करनी होती है कि भाई मुझे फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए अगर मैं टर्मिनल इलनेस से ग्रसित हूं उस केस। फिर हम बात करेंगे वेरिएबल रेपो रेट VRR की। तो रिसेंट VRR ऑप्शन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, उसमें बैंक से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। VRR क्या होता है? VRR का मतलब होता है वो रेट जिसपे RBI क्या करती है, बैंक्स को अलाउ करती है ना, RBI अलाउ करती है बैंक्स को कि भाई आप जो है मार्केट बोरो करिए, ठीक है, आप पैसों को बोरो करना स्टार्ट कीजिए, लेकिन वो रेट कौन सी होगी, ये जो रेट है ये मार्केट वाली रेट होगी, उस पे आप पैसों को बोरो कर सकते हैं, ठीक है। वहीं रेपो रेट जो हमारी रहती है, ये वो रेट रहती है जिसपे बैंक क्या करते हैं, बैंक्स RBI से उधार लेते हैं, ठीक है, जो कि RBI ने रेट फिक्स की होती है। और जो बोरोइंग ड्यूरेशन है वो आपकी 1 दिन से लेके 14 दिन के बीच में होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म जो कैश होता है वो आपका बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है ना। इसी तरीके से वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो जो हमारा रहता है VRR रहता है, ये भी कंडक्ट किया जाता है ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट से वो वापस खींची जा सके, यानी कि सिस्टम में जो भाई हमारी ज्यादा पैसा आ चुका है इसको वापस लिया जा सके। नेक्स्ट बात करेंगे कोया ट्राइब की। तो भाई स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो ने कई जगहों पर रेड किया है जहां पर महुआ लिक्कर जो है वो बनाया जा रहा था, ठीक है। इसकी वजह से जो कोया ट्राइब है उनके लिए थोड़ी खतरे वाली स्थिति पैदा हो गई है, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है वो जियोपर्टाइज हो सकती हैं। महुआ एक ट्रॉपिकल ट्री है जो कि कोया ट्राइब के लिए काफी पवित्र माना जाता है। इसके जो फ्लावर्स हैं, इनके फ्लावर्स को यूज किया जाता है लिकर को ब्रू करने के लिए। कोया ट्राइब की बात करें तो इनके हैबिटेट्स आपको मिलेंगे गोदावरी में, ठीक है, गोदावरी जो भाई डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, वहां पर इनके हैबिटेट मिलेंगे। इसके साथ साथ उड़ीसा के जो मलकानगिरी वाले इलाके हैं वहां पर भी इनके कुछ फ्रेगमेंट जो है कंसंट्रेशन है देखने को मिलेंगे। ट्रेडिशनली ये लोग रहे हैं पास्टरलिस्ट, है ना, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, बट अब ये सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगे हैं। जनरली पैडी जो हो गया उसका कल्टीवेशन करते हैं, मेज का करते हैं, मंडिया यानी कि मिलेट्स का करते हैं, टोबैको लीफ का करते हैं। इनकी कल्चर की बात करें तो ये कोया लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, जो कि द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है। कोया एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, लाइक हमारा एक हो जाता है बिज्जा पंडू, ठीक है, इसके साथ साथ आ जाता है कोटता पंडू, और एक और आता है जिसको हम बोलते हैं विमुट पंडू। फिर बात करेंगे डैग हैमर्सफोर्ड मेडल की। तो रिसेंटली डैग हैमर्सफोर्ड मेडल जो है वो पोस्टमसली दिया गया बाय द UN, यूनाइटेड नेशंस ने एक इंडियन पीस कीपर नायक धनंजय कुमार सिंह को, ठीक है, उनको दिया, धनंजय कुमार सिंह, ये मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। तो उनके बिहाफ पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने इसको रिसीव किया है। अगर हम डैग हैमर्सफोर्ड मेडल की बात करें तो ये एक पोस्टमस जो रहता है वो अवार्ड रहता है जो कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस के मेंबर्स को दिया जाता है। ये पहला मेडल है जो कि डैग हैमर्सफोर्ड को 1998 में उनकी फैमिली को दिया गया था। ही वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम 1953 टू 1961, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। फिर बात करेंगे ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024 की, फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी डाइट्स एंड न्यूट्रिशन। इसको रिलीज किया गया है IFPRI के द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। कुछ की फाइंडिंग्स भी भाई आपकी लाई गई है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है उसके कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड इफेक्ट्स हो सकते हैं डाइट्स पे, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी पे और डाइवर्सिटी पे।
2 बिलियन से ज्यादा जो लोग हैं, खासकर अफ्रीका और साउथ एशिया के, वो एक हेल्दी डाइट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। 38% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अनहेल्दी फूड्स को खाती है, बटर बटर वाली, ठीक है। इसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है कि 16.6% इंडियंस जो है वो कुपोषण का शिकार है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन का शिकार। आईएफपीआरआई की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक रिसर्च सेंटर है ऑफ द कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स का। फिर हम बात करेंगे स्ट्रोमेटालाइट्स की। इसके बारे में नॉर्मली हम ज्योग्राफी के लेक्चर 1 में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली पहली जो डिस्कवरी है लिविंग शैलो मरीन स्ट्रोमेटालाइट्स की गई, मिडिल ईस्ट में की गई है भाई, आपकी रेड सी के आसपास। स्ट्रोमेटालाइट्स की बात किया जाए तो ये बिलोंग करते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटीज को, ठीक है। माइक्रोबियल कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं जो कि रॉक्स के साथ इनका एसोसिएशन होता है तो लेयर्स टाइप की बना लेते हैं। ये अर्लीस्ट जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है अर्थ पे लाइफ के। इसे पता चलता है कि लाइफ कब से स्टार्ट हुई थी। ये हमारे जो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट था, ग्रेट ऑक्सीजनेशन जो हमारा इवेंट था, इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बदला, यानी कि ऑक्सीजन आपकी समुद्र से निकल निकल के हमारे इस तरह से एटमॉस्फेयर में पहुंची। ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, पार्शली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल फील्ड्स में के साथ ये जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए ये रेयरली और स्पार्सली अलग अलग ग्लोब के अलग अलग पार्ट्स में देखे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में। तो जापान ने चाइनीज शिप जो है उनको स्पॉट किया है, जो कि डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड्स के पास सेल कर रहे थे। ये पूरा का पूरा इलाका ईस्ट चाइना सी में आता है। सेनकाकू को डायोयू आइलैंड्स भी कहा जाता है। चाइनीज में इनको डायोयू कहा जाता है और जापानीज में सेनकाकू बुलाया जाता है, ठीक है। इनका लोकेशन कितना है? इनका लोकेशन है 170 किलोमीटर, यानी कि मेनलैंड अगर जापान से देखें, जापान का जो इशिगाकी आइलैंड है वहां से देखें तो 170 किलोमीटर तक का डिफरेंस आ जाता है, या फिर इसको नॉर्मली ओकिनावा पर प्रीफेक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ इसकी विसिनिटी में ताइवान भी आ जाता है। ताइवान से भी इसका जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा 100+ ही आ जाता है, ठीक है। और मेनलैंड चाइना को से देखा जाए तो ये आपका 300 से ज्यादा किलोमीटर का एरिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग थोड़े और आइलैंड्स आ जाते हैं, लाइक एक तो आ जाता है उतुसुरी, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट है यहाँ पर। और उसके बाद में आ जाता है क्यूबा, कुबा और टाइशो, ठीक है, ये आइलैंड्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो सेनकाकू आइलैंड जो है ये एक कंटिन्यूस इशू जो है डेवलप हुआ है जापान और चाइना के बीच में। दोनों के दोनों नेशन हिस्टोरिकली इस पे क्लेम करते हैं कि भाई यहाँ पर रहता कोई नहीं है, लेकिन क्लेम जो है वो दोनों का किया जाता है। फिर हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर जी की, 1725 से लेके 1795। तो मालवा जो भाई एरिया हमारा आ जाता है, ये मालवा का राज्य आ जाता है। होलकर साम्राज्य की रानी थी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। उनकी अभी 299 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। मालवा का कंट्रोल 1754 में इन्होंने लिया, जब उनके जो हस्बैंड थे खांडे राव, उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी बैटल ऑफ कुम्हेर में। महेश्वर की जो सिटी थी वो एक लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक और इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका है ना। इसके साथ साथ उन्होंने उस एरिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो भी स्टेब्लिश की। अब वहां पे महेश्वरी साड़ीज जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती है ना। इसके साथ साथ धर्म को फैलाया और अपने पूरे किंगडम को अच्छे खासे तौर पे स्टेब्लिश किया। बहुत सारे उन्होंने हिस्टोरिकल टेम्पल्स को रिस्टोर किया, लाइक काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, ओमकारेश्वर का जो मंदिर है, इन सबको उन्होंने हिस्टोरिकली रिवाइव। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट एडमिट्स बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एट पीओके ऑफ फॉरेन टेरिटरी। आखिरकार पाकिस्तान ने मान ही लिया। पाकिस्तान के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पीओके है, ये एक फॉरेन लैंड है जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र यानी कि जुरिडिक्शन में नहीं आता। पीओ की बात करें तो भाई पीओके जो है इसको इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया गया था पाकिस्तान ने 1947 में, और इसमें एथनिकली और लिंग्विस्टिकली 2 डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं, ठीक है। पहला हमारा आ जाता है भाई यहाँ पर मीरपुर से लेके मुजफ्फराबाद रीजन आ जाता है, और दूसरा आ जाता है भाई आपका ये गिलगित और बाल्टिस्तान वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो पीओके जो है वो यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का पार्ट है, तो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान टेरिटोरियल डिस्प्यूट में एक ये मेजर इशू 1947 से चला आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स टू हैव एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एएसटी नोडल ऑफिसर। तो क्रिमिनल एक्शंस उन लोगों के खिलाफ लिया जा रहा है जो माइनर गर्ल्स को बेच रहे थे, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे उनकी बिक्री कर रहे थे। ऐसा राजस्थान की कंजर जो कम्युनिटी है वहां के जो लोग कर रहे थे। तो एनएचआरसी ने डायरेक्ट किया स्टेट्स को कि आप एएचटी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करिए। ये जो ऑफिसर्स होंगे ये स्टेट सेक्रेटरी से कम वाली रैंक के नहीं होंगे, या फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उससे नीचे की रैंक के नहीं होने चाहिए। इनको ये मैंडेट दिया जाएगा कि ये गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें, इफेक्टिव मेजर्स को जो है वो लें, और डिस्ट्रिक्ट जो हमारी जिला लेवल की एंटी क्या बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो रहती हैं, जिनको एसपी से नीचे का कोई ऑफिसर लीड नहीं करेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसके साथ डील करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग और रिसीव्ड ऑफ पीपल। लोगों को फोर्स के जरिए, फ्रॉड के जरिए या फिर डिसेप्शनल प्रैक्टिसेस के जरिए उनका जब एक्सप्लोटेशन किया जाता है ना, प्रॉफिट के लिए, तो ये यूनाइटेड नेशंस की भाई हमारी डेफिनेशन आती है। 2022 के हिसाब से देखें तो इंडिया में 2250 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से देखे गए, ठीक है। अब पुलिस हमारी आ जाती है स्टेट सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, पुलिस हमारी किसमें है, स्टेट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन जो रहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ये प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट आ जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की जाए तो आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, और आर्टिकल 39 का सेक्शन ई आ जाता है और सेक्शन एफ आ जाता है, ये बताता है कि किसी को भी जबरदस्ती अनसुटेबल वर्क आप इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से नहीं करवा सकते। फर्दर बात करेंगे वुमेन इन लीडरशिप इन कॉर्पोरेट इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय लिंक्डइन इंडिया। ये जो रिपोर्ट है ये कुछ चीजों पर प्रकाश डालती है कि भाई जेंडर डाइवर्सिटी वाले इश्यूज जो आ जाते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी है और वुमेन को कॉर्पोरेट लीडरशिप में किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है, उससे रिलेटेड जो कुछ चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं या प्रोग्रेस उन्होंने अभी तक किया, उसको लेके कई सारी बातें कही गई हैं। जैसे ग्लोबली अगर हम बात करें तो लोअर मिडिल इनकम जो कंट्रीज होती हैं, है ना, वहां पर 19.2 जो फर्म्स हैं उसमें फीमेल टॉप मैनेजर जो है, और जबकि हाई इनकम कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिर्फ 17.3% ही टॉप फीमेल मैनेजर्स पाई जाती हैं। ऐसा वर्ल्ड बैंक 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से है। इंडिया में 16% जो एम्प्लॉयड पीपल हैं सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन में वो फीमेल थे 2022 में, और सब्सटेंशियल इंक्रीज देखा गया है इन द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन जो कि बोर्ड्स वगैरह में सर्व कर रही है ओवर द पास्ट डिकेड। यानी कि 2013 में ये संख्या 6% थी और 2022 में जो है 18% पहुंच चुकी है। बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं इस गैप की वजह से कि कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल्स में वुमेन ज्यादा टॉप लेवल पे क्यों नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि गैप्स हमारे इन्फोर्समेंट में आ जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी मेजर्स हैं। जैसे कि 2018 से लेकर 2023 की बात करें तो 507 कंपनीज ऐसी थी जिनको फाइन किया गया कि कंपनीज एक्ट 2013 के साथ नॉन कंप्लायंस की, क्योंकि इन्होंने वो फॉलो ही नहीं किया है, जिसमें ये मैंडेट दिया था कि वुमेन डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी बोर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। लिमिटेड पूल ऑफ वुमेन भी आ जाता है कि भाई फीमेल लेबर जो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो आपका 37% था 2022-2023 में, और वुमेन जो है वो वर्क प्लेस से आपकी वर्क फोर्स से ड्रॉप भी कर जाती है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह की वजह से, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी कम है। सोशल कंडीशनिंग भी आ जाती है कि वुमेन लीडरशिप रोल्स के लिए अप्लाई नहीं करती हैं अपने इन्वायरमेंट, कल्चरल या फिर जेंडर रोल्स की वजह से, और सेक्टर वाइज डिस्क्रिपेंसीज भी आ जाती हैं। वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेक्टर टू सेक्टर वेरी भी करता है। बहुत सारे डिटरमाइनिंग फैक्टर आ जाते हैं कि भाई वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, ट्रेवल रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, ठीक है, पे में डिस्पैरिटी आ जाती है, नंबर एंड नेचर ऑफ द वर्क आवर्स वगैरह ये सब भी आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है सारा स्क्रीन से रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सारा स्क्रीन के कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो ये जो टर्म है हमारा एग्रो बायोडाइवर्सिटी, ये क्या है, इसका मतलब होता है वैरायटी और वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्रॉप कल्टीवेशन के साथ जुड़े हुए हैं, या रियरिंग एनिमल्स वाला प्रोसेस आ जाता है जो कि इन सारे इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस के साथ जुड़े हुए हैं ना, कि कितनी वैरायटी के, कितनी वेरिएबिलिटी के ऑर्गेनिज्म आपके क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल रियरिंग के साथ जुड़े हुए हैं।
अब अगर हम सारस क्रेन की बात करें तो ये आ जाता है टॉलेस्ट फ्लाइंग वर्ड की कैटेगरी में इन द वर्ल्ड। डिस्ट्रीब्यूशन नदर इंडिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और नदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये जनरली इस तरह के मार्शेस में मिलेगा, ठीक है। फ्लड प्लेस जो रहते हैं जहां पर पानी ज्यादा होता है वहां पे मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स जो रहते हैं वहां पर भी मिलेगा, ठीक है, सब जगह मिलेगा। और ह्यूमन अल्टर्ड पॉन्ड, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं, फैलो और कल्टीवेटेड लैंड्स होती हैं, और इस तरह ये जो चावल के खेत होते हैं, पैडी फील्ड्स होती है जिनमें पानी भरा रहता है, इन सब जगह पर इसका प्रेजेंस दिखता है। सोशल क्रिएचर होता है, पेयर्स में छोटे छोटे ग्रुप्स में दिखता है और सिंगल पार्टनर के साथ मीटिंग करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हर हफ्ते उसने बदल ली। और इसकी जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो रेनफॉल के सीजन के साथ कोइंसाइड भी करता है। IUCN ने इसको वनरेबल की कैटेगरी में डाला हुआ है, साइट्स ने अपेंडिक्स 2 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। फिर हम बात करेंगे फार साइड ऑफ द मून की। तो लास्ट में हमने बात की थी चैंग E6 की, जो चाइना के द्वारा लॉन्च की गई एक सैटेलाइट है ना। इसने बेसिकली चाइना सॉरी हाँ स्पेस लैंडर है। इसने बेसिकली क्या किया, चाइना को सेकंड डेसेंट कंट्री बनाया है जिसने फार साइड ऑफ द मून पे लैंड किया है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें, सॉरी चाइना को सेकंड नहीं बनाया, चाइना का सेकंड अटेम्प्ट बनाया है। अभी तक किसी और कंट्री ने इस पार्ट में लैंड नहीं किया है, ठीक है। इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था उसने साउथ पोल पे लैंड किया था, ठीक है। ये आपका नियर साइड आ जाता है मून का। फार साइड की बात करें तो ये मून का वो हेमिस्फीयर होता है जो हमेशा अर्थ से अवे रहता है, हमेशा अर्थ से दूर की तरफ रहता है, इसीलिए इसको डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। ये नॉर्मली होता है क्योंकि मून जो है भाई हमारा अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड रहता है। ये भाई हमारी अर्थ है, ये मून रहता है, तो ये एक टाइडली लॉक्ड रहता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। सोवियत यूनियन का जो लूना 3 स्पेसक्राफ्ट था उसने पहली बार मून के इस साइड की फोटोज वगैरह ली थी। इसकी जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी नॉटी है, ज्यादा क्रेटर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ लावा प्लेन्स जो हैं वो यहाँ पर थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे मल्टीलैटरल पीस ऑपरेशंस की। तो सिप्री जो है इन्होंने ट्रॉपिकल बैकग्राउंड टाइटल एक रिपोर्ट जो है उसको जारी किया है। इसका सीधा सा टाइटल आ जाता है मल्टीलैटरल पीस ऑपरेशंस इन 2023, ठीक है, डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स। इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात की गई है जो कि मल्टीलैटरल पीस ऑपरेशंस से जुड़ी हुई हैं 2023 से भाई जो हमारे आ जाते हैं। कुछ इन्होंने फाइंडिंग्स भी की हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मल्टीलैटरल पीस ऑपरेशंस जो है वो 20 थे और वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कंडक्ट किए गए। इंडिया हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर में आ जाता है, जो मिलिट्री पर्सनल हमने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में दिए हैं 2023 में। और 2023 में 63 मल्टीलैटरल पीस ऑपरेशन 37 कंट्रीज भाई एक्टिव थे। लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट पीस कीपिंग फोर्सेस का सब सहारन अफ्रीका में किया गया। फिर आगे बात करते हैं यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो की तरफ। तो FSSAI और उसके साथ में अपेडा। अपेडा का तो मतलब आपको पता ही होगा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने ज्वाइंटली डेवलप किया है यूनिफाइड इंडिया के ऑर्गेनिक लोगो को, ताकि इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत की जो लोगोज हैं उनको आपका क्या किया जाए, उनको रिप्लेस किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है, करंटली जो इंडिया ऑर्गेनिक वही हमारा लोगो है उसमें वो बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एनपीओपी का मतलब है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ कंप्लाई करते हैं, जबकि ये जो जैविक भारत वाला है भाई हमारा, ये यूज किया जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे जिनको FSSAI ने सर्टिफाइड किया है, ठीक है। तो यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो की बात करें तो इसका एम रहेगा कि इंडिया के जो रेगुलेशंस आ जा रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में उसमें यूनिफॉर्मिटी या कन्वर्जेंस लाई जा सके। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को नॉन ऑर्गेनिक कम्युनिकेटिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे दूर रखा जा सके ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मामलों। फिर आगे बात करेंगे RBI गोल्ड रिजर्व की। फाइनेंशियल ईयर 2024 में RBI ने 100 मीट्रिक टन का जो गोल्ड है वो यूके से अपने डोमेस्टिक वॉल्ट में
मूव किया है, ठीक है, यूके से भाई लाके डोमेस्टिक वर्ल्ड में मूव किया है, जो कि आपके मुंबई में सिचुएटेड है एंड नागपुर में सिचुएटेड है। इंडिया की टोटल गोल्ड होल्डिंग्स फाइनेंशियल ईयर 2024 में 822 मीट्रिक टन पहुंच चुकी थी, जिसमें से 50% जो है वो लोकली हेल्ड था, यानी कि इंडिया में हेल्ड था। सारे के सारे बैंक नोट जो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं वो गोल्ड जैसे एसेट्स के द्वारा बैक रहते हैं, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स जितने भी आपके रहते हैं, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गए, इनके बेसिस पे ही आरबीआई नोट्स को इशू कर सकती है, ऐसा आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा गया है। अब जब हम बाहर गोल्ड अब्रॉड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो फिर जियो पॉलिटिकल टेंशंस के बाद क्या हो सकता है, कुछ रिस्क जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि रशिया के बहुत सारे एसेट्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज कर दी, तो ऐसा खतरा इंडिया को भी कभी भी आ सकता है। फिर हम इराक की बात करेंगे, जिसकी कैपिटल है बगदाद। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है उन्होंने वोट किया कि भाई यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन जो है UNAMI, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन इराक जो है इसको बंद किया जाए। ये 2003 से चलाया जा रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्वेंशन हुआ था इराक के अगेंस्ट, उसके बाद से इसको चलाया जा रहा था, ठीक है। तो ओनामी को एस्टेब्लिश किया गया था कि पोस्ट कन्फ्लिक्ट ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट जो है वो इराक में किए जाएं। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस कंट्री में जो है वो चलाई जानी चाहिए। इराक की अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके नॉर्थ में तुर्की आ जाता है, ईरान आ जाता है ईस्ट में, सीरिया और जॉर्डन आ जाते हैं वेस्ट में, सऊदी अरेबिया और कुवैत जो है ये आ जाते हैं इसके साउथ में। मैरीटाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो आपकी ओपनिंग होती है यहाँ पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ में ये ओपन होती है। बाकी ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो मेजर माउंटेन्स में आ जाते हैं सिंजर माउंटेन्स, सिंजर के साथ साथ जग्रोस माउंटेन्स हैं, ये आ जाते हैं, ये नदन इराक में पड़ते हैं, ठीक है, ये ईरान से इस तरीके से थोड़ा लगे हुए हैं। इसके बाद रिवर्स में तो आपको पता है तिग्रिस आ गई और आ जाती है यूफ्रेट्स। लेक्स की बात की जाए तो लेक्स में आ जाते हैं हबानिया, ठीक है, या फिर रजाजा, या फिर लेक मिल आ जाता है, ठीक है, मैनमेड लेक है और ये काफी तेजी से सूख भी रहा है। फिर हम बात करेंगे नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन दिल्ली। ये जो कमेटी है इसने इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस को रिव्यू किया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में जो आपका चलाया जाए, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान की अगर हम बात करें तो इसको इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको 2023 में स्टार्ट किया गया अक्रॉस 11 स्टेट्स, 11 राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NCDC के द्वारा, और एफर्ट साथ में रहेंगे नाबार्ड के, ठीक है, नाबार्ड भी एसोसिएशन में काम करेगा, प्लस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व रहेगा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ साथ नाबार्ड की कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन भी इन्वॉल्व रहेंगे। इनका सीधा सा एम है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन सोसाइटीज जो रहती हैं, PACS जो रहती हैं, आपकी पैक्स वगैरह रहती हैं, वहां पर स्टार्ट किया जा सके, ठीक है, उनमें डेवलप किया जा सके। इसमें हमारे वेयर हाउसेज आ जाते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स आ जाती हैं, एसेट्रा वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी जो स्कीम्स वगैरह हैं इनको कन्वर्ज भी किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसको शामिल किया जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आ जाती है, सब मिशन आ जाता है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे, प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम्स वगैरह भी आ जाती है, जैसे ये सारी आ जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी मेजर स्कीम्स है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके बेनिफिट क्या आ जाते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है वो रिड्यूस होगा, इससे फार्मर क्या कर सकते हैं, बेटर प्राइसेस अर्न कर सकते हैं अपने ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के बाद। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उनको मिनिमाइज किया जाएगा प्रोक्योरमेंट सेंटर, वेयर हाउसेज और फेयर प्राइस शॉप्स के बीच में। इससे जो डिस्ट्रेस सेल होती है फार्मर्स की, लो रेट्स पे इसको रोका जाएगा। डिस्ट्रेस सेल्स में क्या होता है कि भाई उनको बेचना है तुरंत की तुरंत, तो उनसे कम रेट में खरीद लिया गया, तो इसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, ठीक है।
ग्रेन स्टोरेज सिस्टम की अगर हम ओवरऑल इंडिया बात करते हैं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI नोडल्स एजेंसी आ जाती है, जो खाने को, ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, स्टोर करती है, उनको मूव करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और जो बफर स्टॉक्स होते हैं, जो सरप्लस स्टोरेज रहता है, उसको मेंटेन भी करती है। FCI को फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंडर में सेटअप किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। और सेंट्रल वेयर हाउसिंग जो है भैया आपके, इनको एस्टेब्लिश किया गया था, कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के अंदर में, ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और बाकी नोटिफाइड कमोडिटीज की वेयर हाउसिंग की जा सके। फिर आगे बात करेंगे सुंदुनु कागीगार वॉल्केनो साउथ वेस्टर्न आइसलैंड में इरप्ट हुआ है 5th टाइम सिंस दिसंबर 2023। तो आइसलैंड को नॉर्मली लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है, ठीक है। ये एक वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन है। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ये मिड अटलांटिक जो रिज है वहां पर सिचुएटेड है, नदर्न अटलांटिक ओशन में, जहां पर यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर जा रही। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और ये हमारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये पर्टिकुलरली हॉटस्पॉट्स का पार्ट आ जाता है, जहां पर बहुत सारी सीस्मिक एक्टिविटीज एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी जा सकती है। अगर हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें वॉल्केनोस का, तो हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है अर्थ की मेंटल का, जहां से भाई हॉट मैग्मा जो रहता है वो ऊपर की तरफ ऐसे उठता है, वॉल्केनोस वगैरह बनते हैं क्रस्ट के ऊपर, और वहां से क्या करता है, निकल जाता है। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है रीयूनियन हॉटस्पॉट। इसके साथ साथ रिंग ऑफ फायर यानी कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी आ जाता है। यहाँ पर दुनिया के 2/3 वॉल्केनोस पाए जाते हैं। माउंट रुपाई पाया जाता है, माउंट रुआपेहू, ठीक है, ये न्यूजीलैंड में है, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी आ जाती है, जहाँ पर एक प्लेट क्या कर रही है, दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज हमारी हो गई। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो वर्ल्ड में है वो आपके ओशन में ही सिचुएटेड। फिर हम बात करेंगे ग्लोबल परचेसिंग पावर पैरिटीज डेटा, जो रिलीज किया गया है 2021 में। इस डेटा को रिलीज किया गया है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के द्वारा, और इसमें 176 इकोनॉमीज को कवर भी किया गया। कुछ की फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी रही थी 2021 में, है ना, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तकरीबन 28.8 ट्रिलियन डॉलर्स की। उसके बाद USA आ जाता है। इंडिया की इकोनॉमी 11 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, ठीक है, जो कि 3rd लार्जेस्ट की कैटेगरी में आ जाती है, यानी कि 7.2% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग के हिसाब से इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ जाती है एट प्रेजेंट। हाई जो है 0.4% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, वो ग्लोबल जीडीपी की 46% को कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी तरफ लो इनकम इकोनॉमीज जो है, यानी कि 8.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो सिर्फ 1% ही डेडिकेट करती है ग्लोबल जीडीपी। अब अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं तो ये होती है वो एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये एक एक्सचेंज रेट होती है जिसपे एक देश की करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे देश की करेंसी में किसी सामान को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप 1 kg एप्पल खरीद रहे हैं USA में, तो यहाँ पर आप डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, है ना। अब ये देखा जाएगा कि 1 kg एप्पल अगर आप इंडिया में खरीद रहे हैं तो फिर वो कितने में आएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर $2 के आए हैं, और यहाँ पर जो 1 किलो का जो हमारा एप्पल आया है वो 200 रुपए के आए हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि $1 जो है वो 100 रुपए के बराबर है ना। जो हमारा एक्सचेंज रेट रहती है वो फॉर्मली रहती है, ये हमारा इनफॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये होती है परचेसिंग पावर पैरिटी। इसके द्वारा रिलेटिव वैल्यू निकाली जाती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये ज्यादा एक्यूरेट मेजर देती है लिविंग स्टैंडर्ड्स का कंट्रीज में। जो हमारी मार्केट एक्सचेंज रेट रहती है ये फॉर्मली रहती है, ये एस्टिमेट्स के बेसिस पे रहती है, तो ये उतना रियल वैल्यू नहीं देती है। MEI में जनरली क्या रहता है कि बाइंग पावर जो रहती है हाई इनकम कंट्रीज की, उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है ना, जहाँ पर प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हैं, और लो इनकम कंट्रीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है जहाँ पर प्राइसेस नॉर्मली कम रहती है। तो BPP की जो एक्सचेंज रेट होती है वो रिलेटिवली स्टेबल रहती है MER के कंपैरिजन में। बाद में अगर हम ICP की बात करें तो फिर ICP यानी कि इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम,
ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव है जिसके द्वारा कंपैरेटिव प्राइस डेटा को सिलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और जीडीपी के जो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके द्वारा पीपीपी की वैल्यूज वगैरह निकलती है वर्ल्ड इकोनॉमीज में, उसको ये लोग डिटेल तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। एक मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड बैंक ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, और ये आ जाता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंडर में। ठीक है, 1968 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये परमानेंट एलिमेंट है ग्लोबल स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम का 2016 से। इसके साथ साथ प्राइस लेवल इंडेक्स पीएलआई को भी ये लोग मेजर करते हैं। पीएलआई रहता है रेशियो ऑफ द पीपीपी टू इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सचेंज रेट। फिर हम बात करेंगे प्रवाह सॉफ्टवेयर की। तो इसरो ने क्या किया है, प्रवाह यानी कि पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। ये आपका CFD सॉफ्टवेयर है, यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो जो लॉन्च व्हीकल्स के होते हैं उनको ये सिमुलेट कर सकता है। जो विंग्ड और नॉन विंग्ड री एंट्री व्हीकल्स होते हैं उनको भी देख सकता है। इसको इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डेवलप किया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो इनका काम है लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी की डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना। मेजर प्रोग्राम्स में इनके PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके साथ साथ GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV MK3 वगैरह आ जाते हैं। इनका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरल में सिचुएटेड है। फिर हम बात करेंगे सियांग वैली की। तो इंडियन रिसर्चर्स ने एक नई ब्लू कलर की जो एंट होती है उनको ढूंढ निकाला है, और इसका नाम इन्होंने दिया है पैराट्रेचिना नीला। ठीक है, और ये पाई जा रही है कहाँ, ये पाई जाती है सियांग वैली में। सियांग वैली लाई करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है अरुणाचल प्रदेश में उसको सियांग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा ईस्टर्न हिमालय की पेरिफेरी में आ जाता है, पूर्वांचल की साइड वाला इलाका आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे की प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं, लाइक मौलिंग जो नेशनल पार्क है वो आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ दायंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहाँ आ जाती है। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो पाए जाते हैं, नीशी आदि ट्राइब्स वगैरह भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए गए हैं, डैम्स, हाईवेज, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, क्लाइमेट चेंज वाली जो मतलब जो भी चीजें हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा यहाँ की जो क्लाइमेट चेंज या बाकी चीजें हैं उनको थोड़ा थ्रेट्स जो है वो हो रहा है। फिर एक टर्म आता है ग्रीडफ्लेशन। भाई ग्रीडफ्लेशन क्या होता है, तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये जो फिनोमेना है ग्रीडफ्लेशन का, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन वेस्टर्न कंट्रीज। क्या होता है ग्रीडफ्लेशन? ग्रीडफ्लेशन का मतलब होता है कॉर्पोरेट की ग्रीड, कॉर्पोरेट वालों का लालच। ठीक है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। अब इनिशियली क्या होता है कि वेज प्राइस स्पाइरल जो आपका रहता है, वेज प्राइस स्पाइरल भी मैंने वैसे तो पढ़ाया हुआ है इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसमें वेज प्राइस स्पाइरल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे की तनख्वाह है आपकी 10,000 रुपए मान लीजिए, है ना, 1,000 रुपए तनख्वाह है, उसकी पेमेंट है। अब इस 1,000 में से बंदा क्या करता है, 200 रुपए किराए को दे दिए, 200 रुपए फलाने को दे दिए, 200 रुपए ठिकाने को दे दिए, वगैरह वगैरह, उसकी पूरी तनख्वाह खर्च हो गई। अब उसने बोला कि भाई मालिक मेरी जो तनख्वाह है वो बढ़ा दो। मालिक ने कहा ठीक है तुम्हारी तनख्वाह हम कर देते हैं 2,000। लेकिन अब क्या होता है कि जब पता चला कि भाई इसकी तनख्वाह 2,000 हो गई तो बाकी चीजों की महंगाई बढ़ गई, तो 400 रुपए कर दिया गया, कॉस्ट है वो भी 400 कर दिया गया, यानी कि सारे के सारे जो आपके कॉस्ट है वो 400 या फिर उसी रेशियो में बढ़ गए। तो इससे उसकी हालत सेम ही रही, क्योंकि पहले भी मतलब कि उसका उतना खर्च हो रहा था, अब भी इतना खर्च हो रहा था। तो इसको वेज प्राइस स्पाइरल बोलते हैं कि आपकी जब तनख्वाह बढ़ा दी गई है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस है वो भी बढ़ गई। तो वेज प्राइस स्पाइरल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल, कि भाई कितना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप उसकी रेट भी बढ़ाते जाते हैं। जैसे सर्टेन कोर्सेज होते हैं, SSB के कोर्स हो गए, CDS के कोर्स हो गए, तो भैया को पता है कि भाई अगर हमारी वो मतलब नॉर्मली चीजें बढ़ गई हैं, है ना, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहे हैं, तो वही उसकी प्राइस भी बढ़ा दी जाती है ना। तो मतलब जितना प्रॉफिट आता जाता है उतना ज्यादा प्राइसेस भी आपकी बढ़ाई चली जाती है। और वेज प्राइस स्पाइरल तो मैं आपको बता ही दिया, वो इकोनॉमिक सिचुएशन जहां पर राइजिंग वेजेस और राइजिंग प्राइसेस एक दूसरे को फीड कर रही हैं और एक ऐसी साइकिल टाइप की बना ली। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट प्राइस साइकिल स्पाइरल में क्या होता है, कंपनीज इन्फ्लेशन को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, अपनी प्राइसेस को लगातार बढ़ाई जा रही है
उनकी कॉस्ट के रेशियो से ज्यादा बढ़ाई जा रही है ना, और फिर उसकी वजह से अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा रही है। जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है उतना ज्यादा और प्राइसेस बढ़ाती चली जा रही हैं, तो इससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर हम बात करेंगे अबू मूसा आइलैंड की। तो ईरान ने चाइना के इन्वॉय को बुलाया है, ठीक है। एक चाइना यूएई का जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसके बेसिस पे, जिसमें ईरान की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को चुनौती दी गई कि ये जो अबू मूसा आइलैंड है इसको लेके उन्होंने कुछ बयान दिए थे। और बाकी दो आइलैंड्स आ जाते हैं, एक तो आ जाता है ग्रेटर टन और दूसरा आ जाता है लेसर टन। इनके लिए अबू मूसा इनमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह भी पाई जाती है। इस आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट्स की बात करें तो इसको ईरान भी क्लेम करता है और इसको यूएई भी क्लेम करता है, ठीक है। लेकिन ईरान ने 1971 से इस पे कब्जा जमाया हुआ है। ईरान ने इसका कंट्रोल तब लिया था जब ब्रिटिशर्स जहां से हट गए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सिचुएटेड है, ठीक है, जो क्या करती है पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान से, और फर्दर आपका जो अरेबियन सी हो जाता है उससे कनेक्ट करती है। तकरीबन वर्ल्ड के टोटल ऑयल कंजप्शन का जो आपका 1/5 जो पार्ट आ जाता है वो आपका इस स्ट्रेट से पास करता है ऑन अ डेली बेसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं सुकुमार सेन। 1898 टू 1963 एक बायोपिक जो है वो अनाउंस कर दी गई है इनके ऊपर। ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। 1950 से लेके 1958 तक इन्होंने सर्व किया। पहले दो लोकसभा इलेक्शंस आपके 1952 और 1957 के इन्होंने कंडक्ट किए करवाए, ठीक है। साइमल्टेनियसली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस जो है वो भी इन्होंने कंडक्ट करवाए ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। बहुत सारे इनोवेटिव मैटर्स जो है वो अपनी लीडरशिप में इन्होंने डेवलप किए, लाइक फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। जैसे कि आपकी आ जाती है इंडेलिबल इंक आ जाती है, ताकि वोटर्स किसी मतलब की दोबारा वोटिंग करने ना आ पाए, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया है और इनको पद्म भूषण का अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिक्लेयर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एसडीसी, जो कि मैंडेटरी होंगे सारे नए एडवर्टीजमेंट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से कोई भी एडवर्टीजमेंट को आप नॉर्मली रन नहीं कर सकते टेलीविजन पे, प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह में या इंटरनेट पे। आपको एक वैलिड सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब एसडीसी को साइन किया जाएगा एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो किसी पर्टिकुलर एडवर्टीजर या एडवर्टीजिंग एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और इसको इन पोर्टल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं भाई हमारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। इसको यूज किया जाता है टीवी के लिए और रेडियो एडवर्टीजमेंट के लिए। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका पोर्टल आ जाता है प्रिंट और डिजिटल इंटरनेट एडवर्टीजमेंट के लिए। एसडीसी ये सर्टिफाइड करेगा कि कोई भी जो एडवर्टीजमेंट है इसके अंदर किसी प्रकार का मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं है। सारे रेलेवेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो कि आपकी आती हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994, नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इनको वो फॉलो भी कर रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1979 की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी आ जाती है, ऑटोनोमस अथॉरिटी आ जाती है, जिसको प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंडर में सेटअप किया गया था। इनका रोल आ जाता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस को प्रिजर्व करके रखना, मेंटेन करना, इंप्रूव करना न्यूज़पेपर्स के स्टैंडर्ड्स को और न्यूज़ एजेंसीज के स्टैंडर्ड्स को। इसमें चेयरमैन के साथ साथ 28 मेंबर्स आ जाते हैं। चेयरमैन बाय कन्वेंशन एक रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको एक कमेटी नॉमिनेट करती है। उस कमेटी में राज्यसभा के चेयरमैन आ जाते हैं, ठीक है, स्पीकर आ जाते हैं लोकसभा के, और एक इंसान आपका इलेक्ट किया जाता है 28 मेंबर जो काउंसिल होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। फर्दर हम बात करेंगे स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की फाइंडिंग्स। इस रिपोर्ट की क्या है? कार्बन प्राइसिंग जो है हमारी सीपी, इसके रेवेन्यू 2023 में $100 बिलियन को एक्सीड कर गए हैं पहली बार। 75 ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ऑपरेशन में जो मतलब चल रहे हैं, ये तकरीबन आपका 24% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्राजील आ गया, इंडिया आ गई और तुर्की जो है, इन्होंने काफी नोटेबल प्रोग्रेस किया है कार्बन प्राइसिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए। चाइना और इंडिया लार्जेस्ट होस्ट कंट्रीज आ जाती हैं
जिन्होंने कार्बन क्रेडिट्स को इशू करने का काम भी किया है। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है? कार्बन प्राइसिंग आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट अटैचेस अ कॉस्ट। ये क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस होते हैं, ना सॉरी GHG, इसके जो एमिशंस किसी के द्वारा किए जाते हैं तो टिपिकली इसमें एक कॉस्ट ऐड कर दी जाती है, टिपिकली CO2 प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा, ताकि जो भी आप एमिशन कर रहे हैं उसके बाद जो कॉस्ट अटैच की गई है वो आपके इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड्स के लिए यूज की जा सके। अब कुछ मेजर टाइप के कार्बन प्राइस के मैकेनिज्म भी आ जाते हैं, यानी कि जैसे कि एक आ जाता है ETS, एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर एमिटर्स क्या कर सकते हैं? एमिशन यूनिट्स को ट्रेड कर सकते हैं अपने एमिशन टारगेट्स को मीट करने के लिए। ETS के अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, लाइक कैप एंड ट्रेड सिस्टम्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ बेस लाइन एंड क्रेडिट सिस्टम्स भी आ जाते हैं। प्लस कार्बन टैक्स नाम का एक वर्ड भी आता है, यानी कि पर यूनिट जो भाई आप ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं या कार्बन कंटेंट का कर रहे हैं, इस पे एक प्राइस लगाई जाती है। ठीक है। CP के बेनिफिट्स आ जाते हैं कि भाई ये जो पॉल्यूटर्स होते हैं, यानी कि जो एमिशंस वगैरह कर रहे हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दे देते हैं, उनको भाई इतना पैसा पे करना है। इसके साथ साथ क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, इनोवेशन करना है, ताकि इस पे खर्चा कम हो सके। और पेरिस एग्रीमेंट के जो एमिशन पाथवेज है कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग आपकी उससे कम रहनी चाहिए, उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है। फिर आगे देखेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC रिकॉर्ड्स 8.9 मिलियन ट्रांजैक्शंस इन मई। तो यानी कि एक नया पीक 5 मिलियन रिटेल ऑर्डर्स का एक मंथ में देखा गया, और सिंगल डे जो है आपका वो तकरीबन 2 लाख के हिसाब से देखा गया रिटेल ट्रांजैक्शन। ONDC क्या होते हैं? ONDC आपका एक सेक्शन 8 कंपनी होती है जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड रहती है। यानी कि ये ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी पे बेस रहती है, जो कि ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट रहते हैं। इनका मिशन रहता है कि E-कॉमर्स के जो आपके पेनिट्रेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके कंट्री में। पॉपुलेशन स्केल इंक्लूजन जो है वो सब तरह के टाइप्स और साइज ऑफ सेलर्स को इंक्लूड किया जा सके। इसके बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं? जैसे सेलर्स के लिए अगर हम बात करें तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो लार्ज मार्केट प्लेयर्स के साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं, और ऑनलाइन इनको डिस्कवर भी किया जा सकता है। बायर्स के लिए भाई ये फायदा आ जाता है कि भाई उनको सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि वो अलग अलग कैटेगरीज में एक सिंगल चेकआउट एक्सपीरियंस में क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। टेक कंपनीज के लिए क्या आ जाता है कि भाई वो अपनी स्केबिलिटी जो रहती है उसको बढ़ाती हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एडॉप्ट करने के साथ साथ। फिनटेक जो भाई हमारी कंपनीज आ जाती हैं, ये क्रेडिट और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस सारी एंटिटीज को देती हैं जो E-कॉमर्स के साथ इंगेज आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल्स आ जाते हैं, यहाँ पर आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह आ जाता है। और नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल यानी कि ONDC आपके कुछ इस तरीके के आ जाते हैं, जहां पर कंज्यूमर किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। फिर इंदौर में नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव सबसे ज्यादा रनर अप हो गया आया है, जिसको 2 लाख से ज्यादा वोट्स मिले। ठीक है। नोटा को 2013 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी कि PUCL के द्वारा। नोटा वोटर्स को एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें सारे के सारे रनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको वो रिजेक्ट कर सकें और अपना अप्रूवल जो है अवेलेबल चॉइसेस के लिए दे सकें कि भाई हमें इनमें से कोई भी नहीं पसंद। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाते हैं तो भी वो कैंडिडेट जिसको सेकंड नंबर के हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो आपका विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसलिए नोटा का तो पूरा का पूरा पर्पस ही जो है वो खराब है, कोई सेंस नहीं बनता उसका, है ना। लेकिन SC ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नोटा ऑप्शन जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के हिसाब से है और डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए जो है उसके लिए है, और इसलिए लोग अपना डिसअप्रूवल जाहिर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेस्टन कर्व के बारे में। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था अमेरिकन सोशलिस्ट सैमुअल H प्रेस्टन ने। कब किया था? 1975। ये हाईलाइट करता है कि भाई जब इंक्रीज होता है पर कैपिटा इनकम में किसी भी कंट्री में, तो उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है पॉपुलेशन की वो एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड नहीं बढ़ती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि बंदा कितने साल तक जीता है, और पर कैपिटा मतलब कि भाई कितनी कमाई कर रहा है वो, इनकम, है ना।
तो भाई जब आपका कोई भी इंक्रीज होता है पर कैपिटा इनकम का किसी भी कंट्री में, तो एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉपुलेशन की नहीं बढ़ती है। और जब भी कोई पुअर कंट्री ग्रो करने लगती है तो उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। और उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो इनिशियली क्या करती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटीज ज्यादा बढ़ रही हैं, बेटर हेल्थ केयर वगैरह मिल रहा है ना। तो उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एक सर्टेन पॉइंट बाद फ्लैटन होने लगता है, एकदम फ्लैट हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद, फिर वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो आपका सेचुरेशन पॉइंट है वो मिल चुका है। अब आगे बात करेंगे एफएसएसएआई इश्यूज डायरेक्टिव्स टू फूड बिजनेस ऑपरेटर्स एफबीओ। एफएसएसएआई ने एफबीओ को कुछ डायरेक्शंस वगैरह दिए हैं कि ये जो 100% फ्रूट जूस वाला इनको क्लेम होता है, ये अपने लेवल से और एड से इनको हटा देना है। एफएसएसएआई के हिसाब से ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है ऐसे क्लेम्स का फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 के हिसाब से। ये जो डायरेक्टिव्स हैं इनमें ये बोला गया है कि प्रोडक्ट्स जो है उनको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो भी लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 है उसके हिसाब से आपको लेबल किया जाना है। इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट होती है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड नाम का वर्ड मेंशन करना है, यानी कि आपने इसको आर्टिफिशियली तरीके से बनाया है, ठीक है, जूस के आगे। इसके साथ साथ अगर न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स वगैरह ऐड किए गए हैं 15 ग्राम पर केजी के हिसाब से, तो प्रोडक्ट को स्वीटेंड जूस के नाम से हाँ के नाम से आपको बताया जाना है कि भाई इसको हमने जबरदस्ती मीठा किया है। फिर मैहियो की, मैं हम लोग इसको नॉर्मली मैक्सिको बोलते हैं बट आई गेस इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैहियो है। तो मैहियो की जो कैपिटल सिटी है दैट इज मैहियो सिटी। यहाँ की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है क्लॉडिया शैनबॉम। वैसे तो इनके इलेक्शंस में बहुत सारे बंदों की मौत भी हुई है, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, किसी ने किसी को मार दिया वगैरह वगैरह, लेकिन जो इनकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है क्लॉडिया शैनबॉम। अब अगर हम मेयो की टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साउथ ईस्ट में आ जाता है ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला के साथ साथ बेलीज इनके साउथ ईस्ट में आ जाता है। मैरीटाइम बाउंड्रीज इनकी शेयर होती है पैसिफिक ओशन के साथ वेस्ट और साउथ में। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी जो है ये इनके आ जाता है ईस्ट की तरफ। ये हमारे सर्क्यूलर पैसिफिक यानी कि रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट आ जाता है। एक्टिव वोल्केनिज्म और फ्रीक्वेंट सीस्मिक एक्टिविटी पाई जाती है। मेजर रिवर्स यहाँ पर आ जाती है रियो ग्रैंड और याकुई, ठीक है। माउंटेन रेंज में यहाँ पर है सियारा माड्रे, और उसके साथ साथ मेजर माउंटेन पीक्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है पिको डे और इजाबा, पहला तो ये आ जाता है। उसके बाद आता है पोपो कैटे पेटी, और उसके बाद आ जाती है इस्टा सीहोटी। ये भाई इनके कुछ मेजर माउंटेन पीक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2023 ऑफ 2024 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिलीज। तो देखो भाई हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने कुछ एस्टिमेट रिलीज किए हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है। इन्होंने सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स 2023 और 2024 के लिए जारी किए हैं ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो हमारी रहती हैं उनके लिए इन्होंने इशू किए हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन साल 2023-2024 में जो है वो 352.23 मिलियन टन डिक्रीज कर गया, ठीक है। यानी कि 2023 और 2022 के कंपैरिजन में 0.91% डिक्रीज देखा गया। लेकिन इसके साथ साथ फ्रूट्स हैं, हनी है, फ्लावर्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस हैं, एरोमेटिक्स और मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ा है, जबकि वेजिटेबल्स जो हैं उनका प्रोडक्शन डिप किया है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें इंडिया में तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, ऑर्नामेंटल प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सब के सब आपके हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं। तकरीबन हमारे एग्रीकल्चर के ग्रॉस वैल्यू एडेड में हमारी इकोनॉमी में 33% जो है वो आपका हॉर्टिकल्चर का आ जाता है। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का आफ्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना।
फिर बात करेंगे 74 वुमेन इलेक्टेड टू 18th लोकसभा अकाउंटिंग फॉर 13.6 रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो 74 वुमेन जो है उनका इलेक्शन 18th जो हमारी लोकसभा है, जो नई आपकी लोकसभा बनी थी, इसमें हुआ है। ठीक है, यानी कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन में एक डिप देखा गया है, कमी देखी गई है, क्योंकि 70th लोकसभा जो हमारी थी इससे पहले वाली, इसमें 14.4% आपका रिप्रेजेंटेशन था, और टोटल वुमेन जो इलेक्ट हुई थी दे वर 78, लेकिन 4 इस बार कम हुई है। फर्दर अगर हम लेजिस्लेचर में प्रॉपर इनके स्टेटस की तरफ बात करें तो 9.7% आपकी, यानी कि 797 जो वुमेन कैंडिडेट्स थी, जो वुमेन कंटेस्टेंट थी, इसमें से टोटल 9.7 जो है उनकी जीत हुई है 18th लोकसभा सेक्शन में, जबकि 70th लोकसभा सेक्शन में आपका 10.74% रेशियो हुआ करता था 726 वुमेन कंटेस्टेंट में। ठीक है, वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो आपका पहली लोकसभा में मात्र 5% था, जो अब 17th में आपका 14.4% हो गया था। प्रेजेंटली राज्यसभा में भी 14.05% इनका रिप्रेजेंटेशन है। ग्लोबली वुमेन का नेशनल पार्लियामेंट में जो शेयर है इट इज 26.9%। पार्टी वाइज भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम पैरोल की बात करेंगे तो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने एक कन्विक्ट को छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है पैरोल पे अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। पैरोल क्या होता है? पैरोल का मतलब होता है टेम्परेरी तौर पे किसी को छोड़ना, टेम्परेरी रिलीज होता है किसी भी कन्विक्ट का। कन्विक्ट यानी कि जिसको सजा दी जा चुकी है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए छोड़ा जाता है, या तो बंदा आपका कुछ फैमिली के इश्यूज को सॉल्व कर रहा है, कोई फैमिली के फंक्शंस को अटेंड कर रहा है, फैमिली के ऑब्लिगेशन या सोशल ऑब्लिगेशन जो रहते हैं, लाइक डेथ हो जाती है फैमिली में या मैरिज वगैरह, ये सब के लिए छोड़ा जाता है। ये आपका राइट की कैटेगरी में नहीं आता कि भाई ये आपका अधिकार है, नहीं, ये राइट की कैटेगरी में नहीं आता है। ये प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894 एंड प्रिजनर्स एक्ट 1900 के अंडर में कवर किया जाता है। अब प्रिजन्स हमारे स्टेट के सब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना, तो प्रिजन एक्ट हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग आ जाते हैं, जो कि ऐसे कुछ रूल्स के बारे में बताते हैं कि जिसके हिसाब से पैरोल ग्रांट की जा सकती है। मल्टीपल मर्डर्स जिसके ऊपर के लिए जिसको दोषी सिद्ध किया जा चुका है, या एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंडर में बंदे आते हैं, प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में आते हैं, उनको पैरोल वगैरह नहीं दी जाती। चलो हम बात करेंगे पंप एंड डंप स्कीम की। तो रिसेंटली सेबी ने क्या किया है, सेबी ने फाइन लगाया है कुछ इंडिविजुअल्स पे जो कि पंप एंड डंप स्कीम को ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, इट वाज ऑपरेटेड बाय रिकमेंडेशन शेयर थ्रू टेलीग्राम चैनल। कुछ टेलीग्राम चैनल्स जो थे उनके द्वारा ये लोग रिकमेंडेशन दे रहे थे, उसके द्वारा ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। इसकी वजह से पब्लिक शेयर होल्डर जो थे, जो किसी भी स्टॉक को खरीद रहे थे, वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे उनको खरीद रहे थे। ठीक है, इन्फ्लेटेड बड़ी हुई प्राइसेस पे इनको खरीद रहे थे। अब पंप एंड डंप स्कीम की बात करें तो ये एक मैनिपुलेशन एक्टिविटी होती है जिसमें आर्टिफिशियली किसी भी स्टॉक की प्राइस को बढ़ाया जाता है ना। किस तरीके से? फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा, रिकमेंडेशंस के द्वारा। ये जनरली आपकी किसी पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप या फिर ऐसी जगह पर किया जाता है। उसके बाद में जब इसको इन्फ्लेटेड प्राइस इसकी हो जाती है, स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से, तब इसको बेचा जाता है। ये जनरली आपका प्रेवलेंट होता है माइक्रो कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स के लिए, क्योंकि उनके बारे में लोगों को लिमिटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है और उनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो भी कम होता है। इससे सिंपल से बात आता है कि भाई जो पब्लिक होती है उसका फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है और सब्सटेंशियल लॉसेस भी होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको नॉर्मली सेबी की गाइडलाइंस के अंदर रेगुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको कंप्लीटली बैन किया गया है। फिर हम आगे बात करेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की। तो सेबी ने एक कमेटी बनाई है उषा थोराट के अंदर। इनके बारे में ऑलरेडी हमने और भी कमेटीज बन चुकी हैं, उनके रिकमेंडेशंस भी हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये जो कमेटी बनाई है, ये बनाई है टू रिव्यू ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो जनरली सारी एक्टिविटीज को देखती है जो कि क्लियरिंग से जुड़े हुए हों, या फिर जो भी कि आपके सेटलमेंट से जुड़े हुए हो, जो कि ट्रेड से जुड़े मामलों में आते हैं। ट्रेड से जुड़े मामलों की क्लियरिंग या सेटलमेंट्स, ये सब आपके किए जाते हैं सिक्योरिटीज में, ठीक है, या फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में जिनको ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो भाई ये जो हमारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ साथ, डिपॉजिटरीज के साथ साथ, ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं।
सीसी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि ये सेंट्रल रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं और ये पहली फर्स्ट लाइन रेगुलेटर्स होते हैं मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग WUR 2025। तो इसको रिलीज किया गया है QUARELLI क्वास क्वेरेली साइमंड्स के द्वारा। इनको QCQS कहा जाता है। एक लीडिंग नेटवर्क है एक्सपर्ट्स का एजुकेशन सेक्टर में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स WUR 2025 की बात करें तो इसमें 9 परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स जो है वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो आ जाता है, साइटेशन पर फैकल्टी आ जाती हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो आ गया, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो आ गया, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क आ गया, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स आ गए और सस्टेनेबिलिटी आ गई, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IITB इसको 118 रैंक पे रखा गया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT USA जो है उसने इस लिस्ट को टॉप किया है 30th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए, यानी कि 13 साल लगातार वो है टॉप पर पाई गई। फिर एक टर्म आता है बायो रेमिडिएशन। रिसेंटली रिसर्चर्स जो है उन्होंने ये पाया है कि एक मरीन फंगस होती है, उसका नाम है पैरेनगायोडोंटियम, ठीक है, एल्बम। ये क्या कर सकती है, ये प्लास्टिक पॉलिथीन को तोड़ सकती है जब अल्ट्रावायलेट का जो रेडिएशन है वो उसके ऊपर उसको एक्सपोज किया जाए, ठीक है। ऐसे जो प्लास्टिक होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करती है, उसको फर्दर ऐसी जो भी प्लास्टिक्स हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करती है, यहाँ पर आप देखोगे तो फिर वो आपकी यूटिलाइज की जा सकती है प्लास्टिक्स के बायो रेमेडिएशन के। अब बायो रेमेडिएशन में क्या होता है कि इस प्रोसेस के द्वारा जो भी कंटेमिनेंट्स आपके नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक सॉइल या वाटर वगैरह में प्रेजेंट रहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, आपके माइक्रोब्स का इंजेक्शन किया जाता है, फिर इनको रिड्यूस किया जाता है, इनका एलिमिनेशन किया जाता है। तो रिसर्चर्स ने ये पाया है कि बहुत सारी प्लास्टिक की जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, डिग्रेडिंग बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, फंगाई जो होते हैं, उनको बायो रेमेडिएशन और प्लास्टिक्स के लिए यूज किया जा सकता है ना। इससे हमारा इकोसिस्टम और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, परमानेंट एलिमिनेशन जो है कॉन्टामिनेंट्स का वो सब आराम से हो सकता है और हमें एक क्लीन इकोसिस्टम मिल सकता है। फिर बात करेंगे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स API 2024 की। तो रिसेंटली API 2024 को पब्लिश किया गया है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो कि 11 इशू कैटेगरीज में लागू किए गए हैं। API 180 कंट्रीज को रैंक करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस पे, एनवायरमेंटल हेल्थ पे, इकोसिस्टम वाइटलिटी पे। इस लिस्ट को टॉप किया है एस्टोनिया ने। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक आई है 176। इंडिया करंटली वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस एमिटर मानी जाती है। टोटल एमिशंस हमारे 32% पिछले डिकेड के मामले में बढ़ चुके हैं। कोई भी जो डेवलपिंग नेशन होता है उसके ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस है वो हमेशा ज्यादा होंगे ही होंगे। एक टाइम पे आपके USA और UK के भी हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। 2020 में इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया था वर्ल्ड के लार्जेस्ट एमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड के तौर। फिर हम बात करेंगे नारायण मल्हार जोशी 1879 टू 1955 के बारे में। रिसेंटली उनको उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे रिमेंबर किया गया। NM जोशी या फिर नाना साहेब जोशी के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। ये एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे, इनके बारे में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। फ्रीडम फाइटर थे, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने इंडिया को फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1919 में उसको रिप्रेजेंट किया, प्लस सोशल सर्विस लीग को 1911 में एस्टेब्लिश भी किया। को फाउंडेड किया AITUC को, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में स्थापना की गई, इसके को फाउंडर थे। और बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन को भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया। इसके साथ साथ बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रोमिनेंट मेंबर थे। पीपल्स वॉलंटियर ब्रिगेड और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसके भी मेंबर थे। इनको रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया, यानी कि इसमें वर्कर्स की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इनके कुछ वर्क्स हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट तौर पे जाना जाता है।
फिर हम बात करेंगे यूनिसेफ रिलीजेस चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। तो ये जो रिपोर्ट है ये इस रिपोर्ट ने बेसिकली रिवील किया है कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी जो है ना, चाइल्ड फूड पॉवर्टी का मतलब होता है बच्चों की इनएबिलिटी, चिल्ड्रंस इनएबिलिटी, कि भाई वो एक न्यूट्रिशियस फूड जो है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे, उनकी जो डाइट है वो डाइवर्स नहीं है अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है फर्स्ट 5 ईयर, पहले के जो आपके 5 साल है इसमें इनको ये डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही। की फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो 27% के आसपास जो बच्चे हैं ये सीरियस CFP यानी कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी के द्वारा ग्रसित है। इंडिया में 40% ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो CFP से ग्रसित है, ये सेकंड हाईएस्ट नंबर आ जाता है। ठीक है, साउथ एशिया में देखा जाए तो अफगानिस्तान के बाद में इंडिया का नंबर इसमें आ जाता है। पुअर डाइट की बात करें तो अनहेल्दी जो फूड्स हैं वो बच्चों की डाइट में शामिल किए जा रहे हैं। फूड्स ने न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को आपका हटा दिया है, इसलिए बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। इनकम की बात करें तो बहुत सारे CFP अफेक्टेड चिल्ड्रन जो रहते हैं वो पुअर या फिर नॉन पुअर हाउस होल्ड को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि इनकम सिर्फ एकमात्र ड्राइविंग फैक्टर नहीं है, अमीरों के बच्चे भी इस चीज से ग्रसित। ठीक है, इसकी बहुत सारे कॉजेस आ जाते हैं, ग्रोइंग इनइक्वालिटीज, कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट क्राइसिस, है ना, राइजिंग फूड प्राइसेस, अनहेल्दी फूड्स का ओवर एबंडेंस, बटर का ज़्यादा अवेलेबल होना, हार्मफुल फूड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, है ना, और बच्चों को फीड करने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं। इसके द्वारा आप CFP को मेजर यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम आते हैं यूनेस्को रिलीज स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024। तो इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन के डिकेड ऑफ द ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021-2023 के हिसाब से स्ट्रक्चर किया गया है। इसमें ओशन रिलेटेड साइंटिफिक एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है कि भाई करंट हमारे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और फ्यूचर में हमारे क्या एस्टिमेट्स जो है वो जारी किए गए हैं। कि वाइंडिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले आप वार्मिंग की बात कर लीजिए। ओशन जो है वो हमारा ट्वाइस रेट के साथ वार्म कर रहा है। आज से 20 साल पहले जिस रेट के साथ वार्म कर रहा था, आज के टाइम में वो उस दुगनी रेट्स के साथ अपने आसपास के सरफेस को गर्म कर रहा है। ओशन के जो टेम्परेचर्स हैं वो 1.45 डिग्री सेल्सियस के एवरेज के हिसाब से बढ़े हैं, है ना, और जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़े हैं। ऐसा मेडिटेरियन, ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन में देखा गया है। सी लेवल का राइज भी हो रहा है। ज्यादातर आपका जो भी ग्रीनलैंड या उसके आसपास के जो एरिया है वो वेस्ट अंटार्कटिक है, यहाँ की जो आइस शीट्स हैं वो पिघल रही हैं। तो उनके पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि ओशन वार्मिंग आपकी बढ़ रही है, प्लस आपका सी लेवल का जो है राइज है वो भी बढ़ रहा है। एसिडिफिकेशन भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, यानी कि ओशन क्या करता है 25% के आसपास आपका एनुअल एंथ्रोपोजेनिक CO2 को एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से सी वाटर के अंदर जो pH रहता है वो आपका कम हो जाता है, यानी कि ओशन का एसिडिफिकेशन जो रहता है वो कम हो जाता है। ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो आपका तकरीबन 100% के आसपास, सेंचुरी के आसपास आपका बढ़ जाएगा, सॉरी ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाएगा क्योंकि भाई CO2 जितना पानी के अंदर ऐड होगा उतना ही उसका कार्बोनिफिकेशन होगा, कार्बोनिक एसिड ऐड होगा, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। उसके बाद होता है डीऑक्सीजनेशन। तो भाई इसमें क्या है कि ओशन का जो ऑक्सीजन का कंटेंट है ये डिक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से आपका हाइपोक्सिया नाम की सिचुएशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि डीऑक्सीजनेशन जो है वो आपका उसकी वजह से हीट कंटेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कोस्टल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स की बात करें तो मैंग्रोव, सी ग्रासेस, पैडल मार्शेस जो है ये क्या करते हैं, एसिडिक ओशन को आगे कोस्टल एरियाज में बढ़ने से रोकते हैं, गर्म पानी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और इसके साथ साथ इनमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर भी रहता है। लेकिन 20 से लेके 35% जो है इनका लॉस 1970 से देखा गया है। फिर देखेंगे भाई 2 वर्ल्ड सेंचुरीज को, बिहार की जो 2 वर्ल्ड सेंचुरीज है इनको रामसर लिस्ट में जोड़ा गया है। एक तो है आपकी नागी और दूसरी है नागती वर्ल्ड सेंचुरीज। ठीक है, दोनों बिहार की जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर सिचुएटेड है, और इनको रामसर कन्वेंशन के अंडर में रिकॉग्नाइज किया गया। तो टोटल रामसर साइट्स इंडिया में अब 82 हो चुकी हैं। दोनों की दोनों बर्ड सेंचुरीज जो है मैन मेड रिजर्वायर्स है। ठीक है, ये नागी डैम पे लाई करती है, ये नागती डैम पे लाई करती है, और यहाँ पर आपके ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं।
ठीक है, हिल्स वगैरह पाए जाते हैं। अब ये जो नागी हिल्स हैं आपके, ये जो एरिया है ये गैंगटिक प्लेन में लाई करता है, गंगा के मैदानी इलाकों में लाई करता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको इम्पोर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया IBA के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मेजर बर्ड्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, इनकी लिस्ट मैंने PDF में डाल। फिर हम बात करेंगे स्लोवेनिया की, जिसकी कैपिटल है लुब्लियाना। ठीक है, स्लोवेनिया लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है, बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि हमें शक है कि पैलेस्टीन बचेगा कि नहीं बचेगा। स्लोवेनिया एक कंट्री आ जाती है वही हमारी सेंट्रल यूरोप में, है ना, ये सेंट्रल यूरोप की एक कंट्री है। इसकी लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में आ जाता है ऑस्ट्रिया, हंगरी आ जाता है इसके नॉर्थ ईस्ट में, क्रोएशिया आ जाता है इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में और साउथ में, और इटली जो है, इटली आ जाता है इसके साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ। इसका जो कोस्ट लाइन है ना, इसका कोस्ट लाइन गल्फ ऑफ वेनिस के आसपास में लाई करता है, यानी कि एड्रियाटिक सी का ये जो नॉर्थ वाला इलाका है ये गल्फ ऑफ वेनिस में आता है। ठीक है, कोस्टल एरिया के आउटसाइड इसका जो टेरेन है इसमें आपके कास्ट टोपोग्राफी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत सारे प्लेच्यूज हैं, रिजेस वगैरह हैं, अल्पाइन पीक्स भी देखने को मिलती हैं, यानी कि 2/5 जो आपका स्लोवेनिया का एरिया है वहां पर अल्पाइन रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, मेजर रिवर्स में इनकी दाल सावा आ जाती है जो कि डैन्यूबे रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आइकोर आ जाती है द्राविन जिया। हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट टिग्लैब। फिर हम बात करेंगे बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की, तो इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान और यूरोपियन यूनियन, यानी कि इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को लॉन्च किया है इन रिस्पॉन्स टू द ड्रग सप्लाई शॉर्टेजेस जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फील की गई। ये अनाउंसमेंट आपका बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस जो कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 आपका कंडक्ट किया गया था, इसी दौरान इसकी इनॉग्रल मीटिंग में इसको अनाउंस किया गया। इसका सिंपल सा सिग्निफिकेंस है एक रिलायबल, सस्टेनेबल, रेजिलिएंट सप्लाई चेन को फार्मास्यूटिकल्स में आपका बनाना है ताकि इसेंशियल रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन किया जा सके, इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्शन किया जा सके, जो कि कुछ ही कंट्रीज में आपका कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ RTI ऑन MP लैड स्कीम। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना, उनका कोई भी अधिकार क्षेत्र आपका नहीं रहता है कि भाई वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना, MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो के ऊपर वो कमेंट करे, जो कि MP लैड स्कीम के अंडर में जो फंड आ रहा है। यानी कि MP लैड स्कीम तो आपको पता ही होगा, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी आपकी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिक करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इनके पास क्या रहता है, फंड वगैरह रहता है। ठीक है, तो ये फंड में क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को फर्दर आपकी चीजें बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह को, ये उन सारे वर्क्स को, एलिजिबल वर्क्स को सैंक्शन करते हैं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को सिलेक्ट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन वगैरह इंश्योर करते हैं। तो ये सब आपका काम चलता रहता है। ठीक है, तो MP लेट्स पॉलिसी के लिए 5 करोड़ रुपए एनुअली दिए जाते हैं, हर सांसद को दिए जाते हैं, इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं 2.5 करोड़ की। ठीक है, डायरेक्ट भी आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दे दिए जाते हैं, और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपका बनाया हुआ है। तो भाई दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि CIC को कोई अधिकार नहीं है कि MP लेड स्कीम के अंडर में जो भी फंड आपके डिसबर्स किए जा रहे हैं या उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको लेके कोई कमेंट कर सके। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट MP लेड स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आ जाती है। ठीक है, इसका सीधा सा काम है कि हर जो MP है वो अपने स्पेसिफिक एरिया में डेवलपमेंटल वर्क करवा सके। ठीक है, लोकल नीड्स के हिसाब से। अब यहाँ पर RTI कितना एप्लीकेबल हो सकता है, कोई भी सिटीजन आपका इस पे इंफॉर्मेशन मांग सकता है इस स्कीम के किसी भी वर्क को लेके जो MPs ने आपके रिकमेंड किए हैं, सैंक्शन किए हैं या फिर एग्जीक्यूट करवाए हैं। जो इम्प्लीमेंटिंग डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती हैं उनको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती। फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA। इन्होंने डेनमार्क, इसके साथ साथ ग्रीस, इसके साथ साथ पाकिस्तान, और भाई हमारा आ जाता है पनामा, और आ जाता है सोमालिया, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
इलेक्ट किया है। हर साल यूएनजीए क्या करता है, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 10 में से सिलेक्ट करता है यूएनएससी के लिए। 2 साल का इनका टर्म रहता है, 2 इयर्स का इनका टर्म रहता है। वोटिंग आपकी सीक्रेट बैलेट के द्वारा की जाती है। यूएनएससी की बात करें तो ये आपके 1 ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के। एक तो भाई हमारा यूएनजी आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ जाती है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स आपके आ जाते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। इनको वीटो पावर दे रखी है, यानी कि इनके बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट, AOA प्रोजेक्ट के बारे में। तो रिसर्चर्स और आर्टिस्ट जो है उन्होंने पेंट विथ लाइट इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया, पेंट विथ लाइट इनिशिएटिव, ठीक है। ये AOA प्रोजेक्ट का पार्ट आ जाता है। AOA प्रोजेक्ट की बात करें तो उसको एक आर्टिस्ट जो है उनका नाम है रॉबिन प्राइस के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। और ये एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में इसको लॉन्च किया है ताकि एयर पॉल्यूशन लेवल को डॉक्यूमेंट किया जा सके अराउंड द वर्ल्ड थ्रू फोटोग्राफ। पेंट विथ लाइट जो है इसमें डिजिटल लाइट पेंटिंग को और लो कॉस्ट एयर पॉल्यूशन सेंसर्स को यूज किया जाता है ताकि फोटोग्राफिक एविडेंस कुछ इस तरीके के एयर पॉल्यूशन के इंडिया, इथोपिया और यूके वाली जो सिटीज हैं इनमें देखा जा सके, ठीक है। फिर आपके हम बात करेंगे सबसे लास्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक की। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC, अब ये इलेक्ट्रॉनिकली ड्यूटी ड्रॉबैक्स अमाउंट को डायरेक्टली जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाएंगे यूजिंग पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके द्वारा ट्रेड फैसिलिटेशन और आपका पेपरलेस कस्टम्स को प्रमोट किया जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें तो ये आ जाता है सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। इसके द्वारा कस्टम्स की जो ड्यूटी होती है, जो टैक्स होता है, उसमें रिबेट दिया जाता है, छूट दी जाती है, ठीक है, जो कि किसी भी इंपोर्टेड मटेरियल पे लगाया जाता है। भाई आपने कोई भी मटेरियल बाहर से मंगाया तो उस पर आपको कुछ कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, या फिर कुछ आपको एक्साइज वगैरह जो है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो पे करनी पड़ती है। अगर आपने यहाँ से कुछ सामान बनाया है और अगर आप उसको बाहर भेज रहे हैं तो यानी कि जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं उस पर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, और जो बाहर से मंगा रहे हैं उसको उस पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। इससे जो एक्सपोर्टर्स हैं इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ जो एक्सपोर्ट प्रोसेस के दौरान जो एडिशनल अमाउंट यहाँ इकट्ठी हो गई है, या फिर क्या बोलते हैं, कुछ छूट वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से इनको दी जा रही है। इन दी एंड भाई आप लोगों को पता है पचहत्तर बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना। CDS 1 2025 का बैच स्टार्ट हो चुका है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। इतना ही बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है। अभी हमने ज़्यादा क्लासेस कवर नहीं किए हैं, अभी हमारी हार्डली 6 to 7 लेक्चर्स जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं। तो इन सारे लेक्चर्स को आप आराम से कवर कर सकते हैं इन योर फ्री टाइम। बाकी इट्स अप टू यू कि आप कौन से कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। बस यही खबर बतानी थी। हमारी जो क्विज वगैरह है वो चली रही है, तो उन क्विज को जाके टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे लेवल की क्विज है। बस भाई यही बताना था। जय हिंद टू यू ऑल।